नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं, आप देख रहे हैं न्यूज डिकोड, खबरों का महाबुलेटिन। इसमें लेते हैं हर बड़ी खबर की खबर, क्योंकि अहम खबरों के पीछे छिपी होती है एक असल खबर। शुरुआत करते हैं आज के न्यूज डिकोड की। खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां साफ सफाई को लेकर बड़ी लापरवाही बरती गई। इस घटना का वीडियो सामने आया है, जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया, गुस्से से भर गया। देखें। फर्श पर रखे इस खाने को देखिए और देखिए इन कबड्डी खिलाड़ियों को, जो बेहद मजबूरी में खाना खाती हुई दिख रही हैं। कुछ ऐसी भी हैं जो खाना नहीं खा रही, जिसकी एक बड़ी वजह दरअसल जहां ये खाना सर्व किया जा रहा है वो कोई हॉल या किचन नहीं, बल्कि एक टॉयलेट है, जिसे हम हिंदी में शौचालय कहते हैं। तस्वीरें यूपी के सहारनपुर की हैं। सहारनपुर के भीमराव स्टेडियम में 300 महिला कबड्डी प्लेयर्स सब जूनियर चैंपियनशिप में हिस्सा लेने आई थी। खिलाड़ियों के ठहरने और खाने का इंतजाम स्टेडियम में ही किया गया। इनके लिए स्विमिंग पूल में लंच बनाया गया और टॉयलेट में रख दिया गया। लंच टाइम में जब खिलाड़ी खाना खाने आए तो टॉयलेट में रखा खाना देखकर उन्होंने खाना वापस रख दिया। इवेंट में पूरे यूपी से बड़ी संख्या में खिलाड़ी पहुंची। खाना तैयार करने को महज 2 कारीगर लगाए गए। मामला सामने आने के बाद डीएम और एडीएम ने जांच करने के निर्देश दिए। साथ ही खेल अधिकारी को मामले में सस्पेंड कर दिया है। तो तस्वीरें आपने देख ली, पूरी खबर आपने जान ली। आखिर इतनी घोर लापरवाही, इतनी असंवेदनशीलता कैसे, क्यों की गई, जरा डिकोड करते हैं। पहली बात जो समझ में आती है वो ये कि संबंधित खेल अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को ना तो समझते हैं, ना शायद इसे निभाने के लिए परिपक्व हैं। खेल अधिकारी ने खिलाड़ियों को जरा भी इंपॉर्टेंस नहीं दी, उनकी सेहत को जरा भी महत्व नहीं दिया। पूरी तरह से ये सारी बातें नजरअंदाज कर गए। विभाग के दूसरे लोगों की नजर में शायद कबड्डी के खिलाड़ियों का कोई बड़ा महत्व ही नहीं रह गया। यह भी एक बात है, हमारे देश में कहीं ना कहीं क्रिकेट के अलावा बाकी के खेलों को शायद आज भी उतना दर्जा नहीं जितना वो डिजर्व करते हैं। इसकी शुरुआत जिला स्तर से ही हो जाती है। तीसरी अहम बात जो दिखती है, खेल अधिकारी या जो भी जिम्मेदार अधिकारी थे, मानवता नाम की चीज शायद उनमें नहीं थी। वरना कैसे किसी भी खिलाड़ी, किसी भी इंसान के लिए आप भोजन बनाएं और उसे शौचालय में इस तरह रखवा दें। खैर, यूपी सरकार ने मामले को समझा है, इस पर कुछ एक्शन शुरू किया, लेकिन इसे और गंभीरता से लेना चाहिए और कार्रवाई की एक ऐसी मिसाल होना चाहिए ताकि इसका दोहराव ना हो, इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो। दोबारा से कभी किसी खिलाड़ी को, किसी व्यक्ति को ऐसी तस्वीरें ना दिखें कि शौचालय में रखा, जमीन पर रखा खाना उनको खाना पड़े। खबर अब मध्य प्रदेश से, जहां मुहर्रम के जुलूस के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, सियासी पारा चढ़ा। ये पूरी खबर क्या है, आप इस रिपोर्ट से समझें। शाहजहांपुर में मुहर्रम जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का मामला और छतरपुर के राजनगर में फेसबुक पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे वाली पोस्ट करने के बाद तनाव की स्थिति बनी हुई है। मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब तक 4 लोग गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जो मैन रियाज जी थे वो और उनके साथ में 3 लोग, वो भी गिरफ्तार कर लिए गए। ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ राष्ट्रपा जैसी और देशद्रोही जैसी धारा में मुकदमा पंजीबद्ध करते हुए कार्रवाई की जाए, ताकि समाज में किसी प्रकार का विद्वेष न हो और शांति कायम रहे। गिरफ्तार आरोपी धार्मिक कट्टरता रखते हैं। इस्लामिक देशों के प्रति उनके मन में समर्पण का भाव है, जबकि कांग्रेस इन मामलों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। ये मध्य प्रदेश की सरकार की कमजोर स्थिति है, कमजोर लॉ एंड ऑर्डर है। अभी सब सरेआम चल रहा है। वीडियो देख के कुछ लोगों को चिन्हित किया है, उसमें से 4 लोगों की अरेस्ट अभी तक इस मामले में हो चुकी है। फिलहाल देश विरोधी नारे लगने के मामले का मुद्दा गर्माता जा रहा है। तो खबर आपके सामने, शायद आपके जहन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि भारत के नागरिक होकर कोई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा क्यों लगाएगा। इस सवाल का जवाब भी जानते हैं, डिकोड करते हैं इसे। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और सोशल मीडिया में लिखे गए ये जो कुछ भी वक्तव्य आपने देखे, इसका साफ सा मतलब है कि नारे लगाने और लिखने वाले अपने ही देश भारत, यानी जहां वो पैदा हुए, जहां का अनाज खाते हैं, जिस जमीन के ऊपर वो और उनके पूर्वज दफन रहे हैं, उसकी इज्जत ये लोग नहीं करते। अपने देश से प्रेम का तो सवाल ही नहीं उठता, इनके नारे बताते हैं।
ये लोग पाकिस्तान से अब भी प्यार करते हैं, और क्यों करते हैं अगर असल वजह पूछें तो शायद इनको भी नहीं पता। शायद उनको ऐसा लगता होगा कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है, इसीलिए पाकिस्तान एक महान राष्ट्र है उनके लिए, क्योंकि वो इस्लाम को मानने वाले हैं। ऐसे नारे लगाना सीधे सीधे देशद्रोह की श्रेणी में आता है। ऐसे लोग धार्मिक कट्टरता का शिकार होते हैं। ऐसे लोगों को हमारी सलाह यह है कि वो पाकिस्तान या किसी भी दूसरे इस्लामिक देश में जाकर रहना या वहां रहने वाले लोगों का अनुभव इसे देखें और करीब से समझें, परखें। वहां की नागरिकता अगर वो लेना चाहते हैं तो फिर इसके लिए वो प्रयास करें, क्योंकि भारत में रहकर भारत के दुश्मन के आप जिंदाबाद के नारे लगाएं, माहौल खराब करें, देश में प्रदेश में आसपास ऐसा वातावरण बनाएं जिस पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बने, यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा। चलिए अब इस पूरे घटनाक्रम के ऊपर कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। ये कड़ी कार्रवाई शुरुआत तो की गई, लेकिन बार बार इन घटनाओं का दोहराव कैसे हो जाता है यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इसकी एक सीरीज, एक चेन हमने देखी है अलग अलग राज्यों में और कई बार राज्य के अलग अलग हिस्सों में। खबर मध्य प्रदेश से ही है, जहां कांग्रेस मीडिया कमेटी के अध्यक्ष के मिश्रा एक बयान देते हैं और कुछ ऐसा कह जाते हैं कि वो केवल उनको नहीं बल्कि उनकी पार्टी को भी सफाई देने की मुद्रा में लाता है। किसका ये हैं कांग्रेस मीडिया कमेटी के अध्यक्ष के मिश्रा, और ब्राह्मण समाज को गाली देने की वजह झाबुआ कलेक्टर सोमेश मिश्रा को हटाया जाना। वीडियो में के मिश्रा ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण चमचागिरी करते हैं। मामले पर जब उनसे फिर पूछा गया तो उन्होंने कहा वो अब भी अपनी बात पर कायम है। मैं अपने शब्दों में कायम हूँ। कुकर्मी किसी भी समाज का होगा तो मैं बोलने का साहस रखता हूँ। जिसको मेरे पुतले जलाना जलाए नहीं हो तो पैसे में दे दूंगा, मगर शब्द वापस नहीं लेता हूँ और कभी पीछे नहीं हटता। इधर बीजेपी ने पीसीसी चीफ कमलनाथ से ब्राह्मणों के अपमान के मामले में के मिश्रा को पार्टी से बाहर करने की मांग की। जिस प्रकार से कांग्रेस जातीय अस्मिता को, जातीय सम्मान को चुनौती दे रही है, गंदगी कर रही है, बहुत आपत्तिजनक है। इसके बारे में मुझे लगता है भर्त्सना भी छोटा शब्द होगा। भोपाल के कांग्रेस कार्यालय के बाहर ब्राह्मण समाज ने विरोध में प्रदर्शन भी किया। इधर बीजेपी नेता इस मामले को लेकर कमलनाथ से मुलाकात करने के लिए वक्त मांग रहे हैं। अब इसे आप क्या मानेंगे? एक समाज विशेष के खिलाफ इतना जहर, इतना आक्रोश, ये बात कुछ पचती नहीं। लेकिन ये सच है, कांग्रेस नेता के मिश्रा ने ब्राह्मण समुदाय या उनके एक वर्ग को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिनका जिक्र हम यहां नहीं कर सकते। आगे क्या हो सकता है इस बात को जरूर हम डिकोड करेंगे। दोनों पार्टियों की नजर ब्राह्मण वोटर्स के ऊपर रही है। अगर केवल आप वोट बैंक के नजरिए से देखें तो भी ब्राह्मण वोटर प्रदेश में निर्णायक भूमिका में रहा है। 2018 पिछला ही विधानसभा चुनाव आप देख लें, ब्राह्मण वोटर्स के बंटने से बीजेपी के हाथ से सत्ता चली गई थी। यह एक अहम कारण माना गया था। प्रदेश में 18 विधानसभा चुनाव के आंकड़े के मुताबिक 40 लाख के करीब ब्राह्मण वोटर हैं। कुल वोट बैंक का यह 10% होता है। विंध्य, महाकौशल, चंबल और मध्य क्षेत्र की 60 से अधिक सीटों पर यह सीधे तौर पर दबदबा रखते हैं, असर रखते हैं, प्रभाव छोड़ते हैं। प्रदेश में 15 महीने बाद एक बार फिर चुनाव से गुजरना है दलों को, और ऐसे में यदि ब्राह्मण किसी भी पार्टी से खफा होता है तो उस पार्टी के लिए 2023 का रास्ता, जीत की राह मुश्किल हो सकती। और यही वजह है कि प्रीतम लोधी ने जैसे ही ब्राह्मणों पर विवादित बोल बोले, बीजेपी ने तत्काल उनको पार्टी से बाहर कर दिया। अब कांग्रेस ब्राह्मण समुदाय के हितों, उनके मान सम्मान की बात तब जो कर रही थी, क्या अब उस पर कायम है? अब देखना यह कि कांग्रेस के मिश्रा पर एक्शन लेती, क्योंकि वो तो कह चुके हैं ना अपने शब्दों से डिंगेंगे, ना उनको इस बात का कोई पछतावा है, वो कायम है। कमलनाथ के लिए, पार्टी के लिए, के मिश्रा के लिए ये बड़ी सियासी दुविधा बनकर ना रह जाए। ऐसा आने वाले कुछ वक्त में स्पष्ट होगा जब उन पर कोई एक्शन होता है या उनके लिए या उनकी वजह से पार्टी के लिए कोई बड़ी मुश्किल होती। इधर छत्तीसगढ़ में बीजेपी कांग्रेस चुनाव की तैयारी में है, पूरी तरह चुनावी मोड में है। दोनों दलों में बैठकें हो रही हैं, दौरे हो रहे हैं, रणनीतियां बन रही। देखें आप।
छत्तीसगढ़ में अगले साल चुनाव हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों अभी से चुनावी मोड में हैं। आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने एक अहम बैठक ली। साथ ही साव कल से बस्तर दौरे पर रहेंगे। 4 दिनों के बस्तर दौरे में साव जगदलपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर में जिला पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। वहीं कांग्रेस भी एक्शन मोड में है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। साथ ही प्रदेश प्रभारी सचिव सप्तगिरी उल्का भी छत्तीसगढ़ आए हुए हैं, जिन्होंने बिलासपुर में अहम बैठक की। सभी नेताओं ने कांग्रेस की जीत का दावा किया है कि हारी हुई सीटों पे भी जा रहे हैं, जीती हुई सीटों पे जा रहे हैं, हम सब सीटों पे जा रहे हैं। 90 के 90 सीटों पे हम लोग। अब बीजेपी क्या कह रही है उसकी हम परवाह नहीं करते, हम अपना काम करते हैं। तो कांग्रेस नेताओं को आपने सुना। वहीं पीएल पुनिया के दौरे पर बीजेपी ने कुछ इस अंदाज में तंज कसा है। कांग्रेस घबराई हुई है, उनका खुद का सर्वे है। सर्वे रिपोर्ट में बेहद खराब स्थिति, बल्कि जहां उनके विधायक हैं अपने विधायकों से बात करें तो शायद कांग्रेस को कुछ लाभ हो। कुल मिलाकर सबके अपने अपने दावे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी है। बाकी किसके दावे में कितना दम है, ये चुनावी नतीजे ही स्पष्ट करेंगे। तो छत्तीसगढ़ की हम बात करें, छत्तीसगढ़ में दल बदल का खेल भी इस चुनावी तैयारी के बीच दिखा। आज कई नेताओं ने बीजेपी में प्रवेश किया और अगले साल छत्तीसगढ़ में कमल खिलाने की बात दावे के तौर पर की। इधर जेसीसीजे की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु जोगी ने प्रदेश में ऑपरेशन लोटस चलाने और उनकी पार्टी को लेकर षड्यंत्र रचने का आरोप भी लगाया। छत्तीसगढ़ में अगले साल चुनाव हैं और इसके पहले दल बदल का खेल शुरू हो गया है। बालोद कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष अभिषेक शुक्ला, रायगढ़ से पूर्व विधायक विजय अग्रवाल, सारंगढ़ से बसपा की पूर्व विधायक कामदा जोहले, बसना के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष संपत अग्रवाल ने बीजेपी में प्रवेश किया। इस दौरान उनके सैकड़ों समर्थक भी साथ रहे। जब से भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, तब से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सम्मान खत्म हो चुका है। पिछले लोकसभा चुनाव में, नगर निगम चुनाव में, हर चुनाव में मैंने भारतीय जनता पार्टी का ही कार्य किया और उसके परिणाम भी आए। सभी नेताओं ने अगले साल प्रदेश में कमल खिलाने का दावा किया। इतनी बड़ी संख्या में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ, चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ भारतीय जनता पार्टी में आना अपने आप में दिखाता है कि आने वाला कल भारतीय जनता पार्टी का है। वहीं आज रायपुर में एक और सियासी घटना हुई। जेसीसीजे की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु जोगी ने ऑपरेशन लोटस के जरिए उनकी पार्टी में फूट डालने और साजिशन पार्टी को हथियाने के आरोप बीजेपी पर लगाए। छत्तीसगढ़ में भी भाजपा ऑपरेशन लोटस के जरिए हमारी पार्टी को क्षति पहुंचाने की उनकी पूरी साजिश लगी। कुल मिलाकर ये कहना होगा कि छत्तीसगढ़ में सियासी उठापटक का दौर काफी तेज है। पाला बदलने का खेल शुरू हो चुका है, जो चुनाव तक जारी रहने के पूरे आसार हैं। तो आज का दिन सियासी लिहाज से छत्तीसगढ़ में बड़ा अहम और बहुत ही एक्टिविटी वाला रहा, गतिविधियों वाला रहा। अब वक्त है छत्तीसगढ़ की सियासी नब्ज को टटोलने का, डिकोड करने का। कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टियों में मंथन का दौर चल रहा है। बैठक पर बैठक हो रही है। पार्टी के जिम्मेदार नेता प्रदेश के दौरे पर हैं। दरअसल दोनों दल समय रहते अगले चुनाव में जीत का रोड मैप बना रहे हैं, कॉन्क्रीट प्लान तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस जहां पूरी तरह से बीजेपी मुक्त छत्तीसगढ़ मिशन में जुटी है, तो वहीं बीजेपी किसी भी सरकार बनाने लायक बहुमत लाने की फिराक में है। दोनों दलों का शीर्ष नेतृत्व छत्तीसगढ़ को लेकर संजीदा है। देखना यह कि बाजी कौन मारता है। दूसरी बात, आज जेसीसीजे की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक गंभीर आरोप लगाया, बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस चलाने की बात की। यानी बीजेपी किसी भी कीमत पर खुद को मजबूत करना चाहती है, ये उनके बयानों से भी लगा। आज बीजेपी में कई नेता शामिल हो गए। बीजेपी ने दावा किया उनका वक्त है। यानी बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है और बीजेपी में उसके कई बागी नेता वापस आए हैं। बीजेपी अपने पुराने साथियों को मनाने में भी कामयाब रही और उनके लिए द्वार खोलने का खुले तौर पर ऐलान करती। एक अंतिम बात जो सवाल के तौर पर है कि जेसीसीजे का विलय कांग्रेस में होने वाला है, हो सकता है। आगे इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या उन तमाम संभावनाओं के ऊपर किसी एक दिशा में ये पार्टी बढ़ती, ये भी अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है, बड़ा सवाल। चलिए अब बात उस यात्रा की जिसको लेकर प्रहार हैं और बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर हमला करने का एक भी मौका बीजेपी छोड़ती नहीं। ताजा मामला राहुल गांधी के नौकायान से जुड़ी तस्वीर, उस पर आए शेर का। केरल में राहुल गांधी ने नौका चलाई, एमपी में बीजेपी ने इस पर तंज कसना शुरू कर दिया। देखें।
देश में राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने केरल में नौकायान किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। भारत जोड़ो यात्रा के सोशल मीडिया पर इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा, मझधारों में खिवैया ने थाम रखी है पतवार, देश को इस भंवर से लगाकर रहेगा पार। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पर राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी के पूर्वजों ने उन्हें अच्छी भली सत्ता की नाव दी थी, लेकिन राहुल गांधी ने सही नेतृत्व नहीं किया और इसी के चलते उनकी नाव डगमगा रही है और सभी सवारियां पलायन कर रही हैं। इधर मुरैना में वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पूरे देश में अपना अस्तित्व खो रही है। अच्छा, ये नाव मझधार में ले कौन गया है और डगमगा क्यों रही है? अभी तक चला कौन रहा था इस नाव को जो डगमगाने लगी? इसको भी तो स्पष्ट कर देना चाहिए ना। राहुल गांधी को भारत जोड़ो नहीं जो कहा जा रहा है, लोग भी कह रहे हैं कि उनको कांग्रेस जोड़ने की यात्रा निकालनी चाहिए। पहले राहुल गांधी की टी शर्ट, फिर उनके रहने वाले कंटेनर और अब राहुल की नैया पर सवाल उठाकर बीजेपी लगातार भारत जोड़ो यात्रा को घेरने में लगी है। यानी लब्बो-लुबाब ये कि एमपी के गृह मंत्री ने राहुल गांधी की नेतृत्व क्षमता पर फिर सवाल उठाए। बीजेपी हमेशा से ये सवाल उठाती आई। क्या आधार इनके, जरा इस बात को भी डिकोड करें। पहली बात यह कि पिछले 8 साल में कांग्रेस 2 लोकसभा चुनाव हारी, 49 विधानसभा चुनाव में से 39 में उसे हार देखनी पड़ी। दूसरा आधार, जब से कांग्रेस चुनाव हार रही है तब से एक के बाद एक नेता कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। ये दोनों हार्ड फैक्ट्स हैं, यानी कटु सत्य हैं, और इसीलिए इनके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगता। सवाल ये कि यूपीए की 2 सरकारों के 10 साल के कार्यकाल के वक्त सोनिया गांधी कांग्रेस की पूर्णकालिक अध्यक्ष थीं और राहुल गांधी 2013 में उपाध्यक्ष बने, सिर्फ 2 साल के लिए अध्यक्ष बने। अब सवाल ये उठता है कि हार का ठीकरा राहुल पर क्यों फोड़ा जाता है? दरअसल माना ही जाता है कि भले ही नाम के लिए सोनिया गांधी अध्यक्ष थीं और हैं, लेकिन सारे फैसले राहुल या टीम राहुल के रहते हैं और शायद आज भी इसी तरह के फैसले हो रहे हैं। इसीलिए एक वर्ग कांग्रेस पार्टी का इससे अब इतना असहमत है कि पार्टी छोड़कर बाहर जा रहा है और ये सारी बातें बीजेपी अपने लिए एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है और सीधा वार करती है कांग्रेस पार्टी पर और नेतृत्व क्षमता को लेकर राहुल गांधी को घेरे में लेती। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला भारत का प्रांत जम्मू कश्मीर, वहां राज्य का पहला मल्टीप्लेक्स खुल चुका है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में सोनावर इलाके में इसका उद्घाटन आज किया। आप सोच रहे होंगे ये तो एक साधारण से मल्टीप्लेक्स के भीतर की तस्वीर, इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन यहाँ आप थोड़े गलत हैं। ये तस्वीर श्रीनगर के पहले मल्टीप्लेक्स की है। 20 सितंबर की तारीख कश्मीर के इतिहास में हमेशा याद रखी जाएगी, क्योंकि यही वो तारीख है जब 32 साल के बाद लोग बड़े पर्दे पर फिल्म देख पाएंगे। मल्टीप्लेक्स में 3 बड़े सभागार हैं, जिनकी क्षमता 500 से ज्यादा लोगों की है। मल्टीप्लेक्स आने वाले लोगों के लिए फूड कोर्ट बनाया गया है। मल्टीप्लेक्स सिनेमा का उद्घाटन उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। ये मल्टीप्लेक्स श्रीनगर के सोनावर इलाके में खोला गया है। एक बात और, सरकार जम्मू कश्मीर के हर जिले में बहुउद्देशीय सिनेमा हॉल बनाने जा रही है। अनंतनाग, श्रीनगर, बांदीपुरा, गांदेरबल, डोडा, राजौरी, पुंछ, किश्तवाड़ और रियासी में जल्दी ही सिनेमा हॉल खुलने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये साहब कि कश्मीर की तस्वीर अब बदल रही है। मल्टीप्लेक्स का खुलना मैसेज क्या देता है, जरा इसको भी डिकोड कर लें। 1980 के दशक के अंत तक लगभग 1 दर्जन एकल सिनेमा हॉल यहां थे, लेकिन 2 आतंकी संगठनों द्वारा सिनेमा हॉल मालिकों को धमकी दिए जाने के बाद उन्होंने अपना कारोबार बंद कर दिया। 1990 के दशक के अंत में कुछ थिएटर्स को फिर से खोलने का प्रयास हुआ, लेकिन सितंबर 1999 में लाल चौक क्षेत्र के रीगल सिनेमा पर एक घातक ग्रेनेड हमला हुआ। आतंकियों ने इस तरह के प्रयासों को पूरी तरह विफल कर दिया, यानी वहां इसका कल्चर ही खत्म कर दिया। अब मल्टीप्लेक्स खुल चुका है। अनुच्छेद 370 और 35A हटने के बाद कश्मीर के लिहाज से ये एक और स्टेप, एक और कदम माना जा रहा है। मल्टीप्लेक्स का खुलना कश्मीर में सामान्य होते जनजीवन का एक प्रतीक बनकर उभरेगा, ये माना जा रहा है। सरकार इसके जरिए ये संदेश दुनिया तक, देश के कोने कोने तक भी पहुंचाना चाहती है, क्योंकि अब भी कश्मीर के हालात को लेकर दुनिया की नजर है कि वहां हालात भीतर वाकई सामान्य हुए कि नहीं। अगली खबर ईरान से, जहां हिजाब को लेकर हिंसक प्रदर्शन जारी है। देखें इस पर एक रिपोर्ट।
इस वीडियो को देखिए जिसमें कुछ युवक और युवतियां हिजाब को जलाकर विरोध कर रहे हैं। ये हिजाब को इसलिए जला रहे हैं क्योंकि ईरान सरकार ने हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया है। हाल ही में ईरान में महासा नाम की एक युवती की हिजाब नहीं पहनने की वजह से गिरफ्तारी की गई और इसके बाद उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में हिरासत में मौत हो गई। महिला की मौत के बाद से ईरान में हिजाब को अनिवार्य करने की जगह वैकल्पिक करने की मांग उठ रही। इसे लेकर वहाँ हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन को खत्म करने के लिए पुलिस ने फायरिंग की जिसमें 5 लोगों की मौत हुई जबकि 80 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ये प्रदर्शन ईरान के पश्चिमी हिस्से में शुरू हुआ। इस इलाके को कुर्दिस्तान कहा जाता है। यहाँ के लोग कई साल से अलग देश की मांग भी कर रहे हैं। अब देखना है कि ईरान सरकार हिजाब को वैकल्पिक करती है नहीं और ये प्रदर्शन कब तक चलता है। तो साहब, दिन भर की खबरों पर ये था न्यूज डिकोड का आज का एडिशन और इस बुलेटिन में तमाम करंट अफेयर्स और आज के दिन के बड़े घटनाक्रम हमने डिकोड किए। कल तक के लिए अपना परिवार का आप बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखिए और शाम को इसी वक्त मिलेंगे खबरों को डिकोड करने के लिए। तब तक शुभ रात्रि, नमस्कार।